नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के इतर दूसरे देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ताओं की, क्योंकि करीब 15 देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जो राष्ट्र प्रमुख थे उनके साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ताएं की हैं और इन द्विपक्षीय वार्ताओं के अपने खास महत्व हैं, आर्थिक दृष्टि से भी और विकास की दृष्टि से भी। जाहिर सी बात है, इसके कई संदेश हैं। हम बात बायोफ्यूल अलायंस जो हुआ है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसकी G20 शिखर सम्मेलन में भी घोषणा एक तरह से की गई। उससे क्या फायदा होगा, किसको फायदा होगा, इन मुद्दों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत अनिल वाधवा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। धन्यवाद। साथ ही हम बात करेंगे स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट हर्ष वी पंत जी से। हर्ष जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत में अनिल जी आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा द्विपक्षीय वार्ताओं का है। जाहिर सी बात है, G20 शिखर सम्मेलन की जो सफलता है वो अपनी जगह है। उससे इतर जिस तरह से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं प्रधानमंत्री जी ने की हैं, उसके क्या मायने हैं, क्या संदेश हैं? आप कैसे देखते हैं इन द्विपक्षीय वार्ताओं को? देखिए, जब भी शिखर सम्मेलन होते हैं तो साथ में जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं उनका अपना अपना ही महत्व होता है। इस शिखर सम्मेलन में भी हमने देखा कि जैसे आपने बताया 15 देश थे जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं और कई घोषणाएं भी हुई हैं जिनका अपना ही महत्व है। जी। और अब दो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, उसमें जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज रहते हैं दोनों देशों के बीच में, उनको उजागर करने का मौका मिलता है और कई मुद्दों पर समझौता भी हो जाता है। तो इसी तरह हमने देखा कि इस शिखर सम्मेलन में भी कई देशों के साथ, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो या जापान हो, सऊदी अरेबिया हो, उसके बाद सऊदी अरेबिया की आज विजिट भी चल रही है। जी। लेकिन कई दूसरे देशों के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसमें जो आउटस्टैंडिंग मुद्दे थे उन सभी पर बातचीत करने का मौका मिला है। जी, बिल्कुल। हर्ष जी, अगर बात मैं सऊदी अरेबिया की करूं, क्योंकि आज द्विपक्षीय वार्ता हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अरब के क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता कर भारत और सऊदी अरब के संबंधों को लेकर खासतौर से आर्थिक मुद्दों की बात की जाए या डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कनेक्टिविटी की बात की जाए, इन मुद्दों पर बात की है। आप कैसे देखते हैं इस द्विपक्षीय वार्ता को? जी, जहाँ तक सऊदी अरब का सवाल है, सऊदी अरब और अगर आप पूरी खाड़ी के देशों के साथ भारत के संबंधों को पिछले कुछ सालों में इनका आकलन करेंगे तो देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है, बदलाव आया है। जो एक प्रेगमेटिक जो रिलेशनशिप होता है आर्थिक मोर्चे पर प्रबल हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जब वो 2014 में आए थे उसके बाद एक नई रूपरेखा खींची है खाड़ी के साथ हमारे संबंधों को नया आकार देने की। और उसमें सऊदी अरब, क्योंकि वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है, उसके साथ भारत के संबंधों में बहुत ज्यादा निखार आया है। और हमने देखा कि जैसे आर्टिकल 370 के बाद भी जो जिस तरह का रवैया रहा है सऊदी अरब का, और एक आर्थिक तौर पर जब इस समय जब सऊदी अरब अपने आप को पोस्ट और फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी के तौर पर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो भारत जैसे देशों की मदद चाहता है। तो उसके अंतर्गत, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इन संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे तो एक नया सामरिक उसमें उसका डायनामिक जुड़ता है, एक नया आर्थिक डायनामिक जुड़ता है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अगर आप देखें तो एक बहुत ही सफल संबंध हमारे एनर्जी तो उसका केंद्र है ही, लेकिन एनर्जी से आगे कैसे संबंध बढ़ सकते हैं, कैसे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भारत के और प्रबल हों, सऊदी के भारत में प्रबल हों, इस बारे में विचार किया गया। और जो बड़ी बात इस समय उभर कर आई G20 के साइडलाइंस में, वो जो जिसका आपने जिक्र किया कॉरिडोर का, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का, वो मुझे लगता है अपने आप में एक गेम चेंजर है अगर उसको सही से ऑपरेशनलाइज किया जाए। और उसका जो एम्बिशन है, उसका जो एक उसमें जो महत्वाकांक्षा दिखती है वो इतनी बड़ी है कि उसमें उसको
का किसी हद तक भारत जैसा देश ही उस सारे स्टेक होल्डर्स को साथ ला पाया, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका के संबंध उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं आजकल। बाइडेन साहब की जो विजिट थी सऊदी अरब में वो अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि सारे देश यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जी खाड़ी के देश इकट्ठे होकर भारत के साथ इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका जो हमने सऊदी अरब के साथ जो हमारे संबंध हैं, इसकी एक नई रूपरेखा हमारे सामने आ रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ही हमारे लिए संबंध होने वाले हैं खाड़ी के देशों के साथ, और उसके केंद्र में यूएई और सऊदी अरब रहेंगे। जी अनिल वाधवा जी, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है उसका क्या फायदा होगा, क्या असर होगा? क्या एक प्रकार से ये चीन की जो रणनीति रही है कनेक्टिविटी को लेकर, उसका जवाब है क्या ये? देखिए, इस गलियारे के ऊपर पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही है और पिछली बार इस पर जब बातचीत हुई थी तो 4 देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स उन्होंने साथ में इस पर बात करी थी। उसके बाद इस बात ने और तूल पकड़ा है, लेकिन इसको कई लोग बोल रहे हैं कि ये BRI का एक रिएक्शन है, लेकिन जी ये मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक अद्भुत प्रोजेक्ट है। I2U2 की जो ग्रुपिंग है उसके बाद से जो I2U2 के देश हैं उन्होंने एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की खोज शुरू करी थी और उस खोज में ये बहुत जरूरी था कि भारत और सऊदी अरेबिया और भारत और UAE उसमें शामिल रहें, लेकिन सऊदी अरेबिया के बिना इस तरह की कनेक्टिविटी उसको अंजाम देना पॉसिबल नहीं था। और हमने अभी देखा है कि अभी जो भारत ने ग्रीस और साइप्रस के साथ समझौते किए हैं और उसके बाद जो पोर्ट के ऊपर समझौते हुए हैं हाइफा और पिरेस में, तो हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से ही मौजूद है। बाकी का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसको बनाने में यदि हम अच्छी तरह से इसके फाइनेंसेस के ऊपर गौर करें और इसकी प्लानिंग ठीक से हो, क्योंकि काफी देश इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन सकता है। जी लेकिन ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं है, इसके साथ साथ जैसे कि हमने देखा है कि ये भी विचारधारा है कि इसमें हाइड्रोजन की पाइपलाइन साथ में बनेगी और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ साथ ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो इस तरह से ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें दूसरे तरह की कोऑपरेशन को भी अंजाम दिया जाएगा। एक बार ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो यूरोप तक, भारत से लेकर यूरोप तक सभी देशों को इससे बहुत लाभ होगा। और अभी ईस्ट एशिया समिट में भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि साउथ ईस्ट एशिया को किस तरह से भारत के थ्रू मिडिल ईस्ट और यूरोप तक कनेक्ट किया जाए, तो उनके दिमाग में यही प्रोजेक्ट था। अब हमने इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स देखी हैं, आगे चलकर 60 दिनों के अंदर बाकी डिटेल्स भी बाहर आ जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ इसको अंजाम देने के लिए बहुत जरूरी है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है इसका उसके ऊपर जोर दिया जाए और बाकी की जो चीजें हैं जैसे डॉक्यूमेंटेशन है और किस तरह से सभी देशों के सिस्टम्स इसमें तालमेल से बैठे, वो बहुत जरूरी है। जी अनिल वाधवा जी, अगर मैं बात करूं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जिनकी द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई और उसमें टेक्नोलॉजी खास तौर से एक अहम मुद्दा था। ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, ड्रोन से जुड़े और दूसरे जो पहलू हैं उनकी बात की जाए, एक बड़े केंद्र में रहा ये मुद्दा भी। खास तौर से अगर बात की जाए सेमी कंडक्टर सप्लाई की, इन सब पहलुओं को आप कैसे देखते हैं जब भारत अमेरिका द्विपक्षीय वार्ता होती है, और कौन से मुद्दे हैं जो खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण हैं? जब प्रधानमंत्री मोदी 2023 में ही अमेरिका के दौरे पर थे तो बहुत महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। उन्हीं समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए ये वार्ता बहुत जरूरी थी। तो हमने देखा है कुछ उसमें मुद्दे और जुड़ गए हैं, जैसे कि ड्रोन्स का ट्रांसफर है जो कि भारत में बहुत जरूरी हो गया है पाकिस्तान और चीन की सीमा के लिए। और दूसरा मुद्दा जो आगे आया है वो नए ढंग के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो
जिसके ऊपर कोऑपरेशन के बारे में बात करी गई है। बाकी के मुद्दे पुराने मुद्दे हैं। एक वो ट्रेड डिस्प्यूट था, 7 में से 6 सॉल्व हो चुके थे, और एक 7वां डिस्प्यूट भी भारत और अमेरिका ने इस बातचीत में सॉल्व कर दिया है। लेकिन आगे चलकर जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे एआई है और सेमीकंडक्टर्स हैं, इसके ऊपर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की जो कोऑपरेशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में इस टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है। और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें न केवल टेक्नोलॉजी है बट ऑल्सो निवेश करने की क्षमता है। तो भारत चाहेगा कि इसको इन चीजों को, इन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए। एक आईसीईटी का रिव्यू जो है वो भी तय किया गया है जनवरी 2024 में। वो काफी दूर नहीं है, लेकिन उससे जो परिणाम निकलेंगे वो दोनों देशों के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। जी, हर्ष जी, अगर बात मैं सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की करूं तो ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है भारत अमेरिका दोनों के लिए? और जब बात सेमीकंडक्टर्स की होती है तो उसके साथ साथ जो चीन का पहलू है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ जाता है इससे। आप कैसे देखते हैं इस आर्थिक पहलू को, क्योंकि बड़े पैमाने पर निवेश की बात भी अमेरिका ने कही है? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा कोविड के बाद सामने आया वो ये है कि ओवर डिपेंडेंस किसी भी देश के ऊपर किसी भी क्रिटिकल एरिया में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी आज समझी जाती है। तो उसको लेकर जो एक परिवर्तन आया है ग्लोबलाइजेशन में, हम पहले कहते थे कि हम ग्लोबलाइजेशन होगा तो उससे सभी देशों को एक फायदा होगा। वो हम अब एक तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से चीन ने सिस्टम को गेम किया और उसके बाद क्रिटिकल डिपेंडेंसीज जो चीन के ऊपर हो गई उसका खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ा, और खासकर भारत और अमेरिका और पश्चिम देशों को, जो कि आज एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो चीन के ऊपर आर्थिक तौर पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है। तो जब ये हम मूव देख रहे हैं आज कि एक तरह से वो क्रिटिकल डिपेंडेंसीज चीन के ऊपर जो हमारी बढ़ी हुई है उससे हमको निजात पाने हैं, तो उसमें सेमीकंडक्टर्स का जो रोल है आज की इकोनॉमी में वो क्रिटिकल है, वो सेंट्रल है, वो नोडल है। उसके बगैर आप आज की जो इंडस्ट्रीज हैं, आज की जो इमर्जिंग एरियाज हैं, डोमेन्स हैं, उसमें आप अपनी सशक्तता नहीं बना सकते। तो इसके चलते ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेमीकंडक्टर की डिपेंडेंस कम की जाए और उसको डिसबर्स किया जाए, सप्लाई चेन रिस्ट्रक्चर की जाए। तो उसमें मुझे लगता है भारत और अमेरिका ही नहीं, बाकी देश भी जो लाइक माइंडेड हैं वो इससे जुड़ना चाह रहे हैं। और हमने देखा कि ताइवान का कितना क्रिटिकल रोल है इस सेक्टर में, और किस तरह से ताइवान को लेकर बड़ी चर्चा में है। ताइवान ने इन्वेस्टमेंट किया अमेरिका में, ताइवान ने इन्वेस्टमेंट किया हिंदुस्तान में। तो वो जो एक क्रिटिकल डिपेंडेंस को कम करने का जो एक सिलसिला चला है चीन के साथ, उसमें भारत और अमेरिका का साथ आना अपने आप में बड़ा एक स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं। और एक क्रिटिकल एरियाज में, क्रिटिकल सेक्टर्स में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ट्रस्ट बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक वैल्यू को समझा जा रहा है कि ट्रस्ट, पॉलिटिकल ट्रस्ट के बगैर आज देश एक दूसरे के साथ आर्थिक तौर पर भी काम नहीं करना चाहते हैं। तो वो जो एक बदलाव माइंडसेट में आया है उसने, मुझे लगता है, भारत और अमेरिका की जो ये जो संबंध है, जो सामरिक संबंध हमारे गहन हो रहे थे, लेकिन उसमें एक सवाल जरूर अटका हुआ था कि जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है वो अमेरिका से अभी भी नहीं होती है। तो उसके चलते हमने पिछले कुछ सालों से ये देखा, खासकर पिछले 2 साल में, कि कैसे धीरे धीरे कर वो जो सवाल था कि क्रिटिकल एरियाज में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी शेयरिंग में अमेरिका लिबरल होगा, अमेरिका टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, अमेरिका एक्सपर्टीज शेयर करेगा, और भारत के साथ मिलकर एक ऐसा आर्थिक ढांचा बनाएगा जिससे कि न सिर्फ दोनों देशों का भला हो पाए, उनके हित को समावेश किया जा सके, बल्कि वो सारे देश जो इस समय चीन के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं वो भी उसका फायदा उठा सकें। तो ये ग्लोबल प्रोजेक्ट के तौर पर भी आज उठ रहा है, और भारत और अमेरिका दोनों साथ काम करके ये बात का भी आश्वासन दूसरे देशों को देना चाह रहे हैं। जी, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी एक द्विपक्षीय वार्ता की, और इसमें
मुक्त व्यापार समझौते का मुद्दा दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच मुख्य चर्चा का विषय रहा और निवेश में तेजी लाने की प्रतिबद्धता भी दोनों देशों ने जताई है। हर्ष जी, मुक्त व्यापार समझौते का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है ब्रिटेन और भारत के बीच। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ब्रिटेन के लिए तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब से ब्रिटेन जब से बाहर आया है यूरोपियन यूनियन के, वो भारत को एक प्राइस कैच के तौर पर देख रहा है। भारत के साथ अगर एफटीए होता है तो ये बात खासकर कंजर्वेटिव पार्टी जो अभी सत्ता में है वो घर में घरेलू तौर पर ये बता पाएगी कि उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ब्रेक्सिट का, क्योंकि उनके पास अब ये एबिलिटी है कि वो इस तरह के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स और खासकर भारत जैसे बड़े मार्केट के साथ कर पा रहे हैं। अब उसमें आपको याद होगा, बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पिछले साल दिवाली तक कहा था कि ये हो जाएगा, लेकिन समस्याएं, ज्यादातर समस्याएं क्योंकि ब्रिटेन में थी कि वहां पर सत्ता परिवर्तन होता रहा, लीडरशिप परिवर्तन होता रहा और प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे, उसके चलते डिले हुआ ब्रिटेन की तरफ से। और उसके बाद कुछ मामलों पर ये अटका हुआ है ये मामला। तो उसमें कुछ टैरिफ की बात है जो विस्की और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर ब्रिटेन कम करवाना चाहता है भारत से। और भारत की तरफ से जो बड़ा मुद्दा है वो इमिग्रेशन को लेकर है कि भारत चाहता है कि इसको लिंक किया जाए डायरेक्टली इमिग्रेशन के मुद्दे से, जहां पर जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ फायदा मिले, कि वो उनको उनकी जो वीजा रिजीम का जो है चक्कर, उसको सुलझाया जा सके बेहतर तरीके से। तो वो अभी क्योंकि जो ऋषि सुनक हैं वो हालांकि हैं भारतीय मूल के, लेकिन अगर वो इमिग्रेशन के मामले में थोड़ा भारत के साथ आ जाते हैं तो उससे उनकी जो घरेलू जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कमजोर पड़ सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है मामला वहां पर भी अटका हुआ है कि इमिग्रेशन के इशू पर ब्रिटेन ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता। हालांकि दोनों ही देश, अगर आप दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व ले, तो दोनों ही देश इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको जल्द से जल्द ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटेन के लिए भी बड़ी जीत होगी और भारत के लिए भी बड़ा होगा, क्योंकि भारत भी ये कह पाएगा कि जो लोग भारत को क्रिटिसाइज करते थे कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं कर पाता है, वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डील लेकर जा पाएगा। तो मुझे लगता है वहां पर जो कुछ मुद्दे हैं जहां पर बात अभी भी अटकी हुई है, लेकिन दोनों ही देश इस बात को लेकर ऑप्टिमिस्टिक भी हैं कि इस साल से पहले वो कंप्लीट किया जा सकता है। अब दोनों ही देशों में अगले साल चुनाव है, तो कितना दोनों ही तरफ से कितना पुश इस बात को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे उनसे भी द्विपक्षीय वार्ता की और बातचीत में खालिस्तानी अलगाववादियों का मुद्दा एक गंभीर चिंता के रूप में प्रकट किया, उससे अवगत कराया। जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं अनिल वाधवा जी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? खासतौर से प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर जो भारत की भावनाएं हैं, जो सीरियस कंसर्न हैं, उसको कनाडा के प्रधानमंत्री के सामने रखा है। कनाडा को अच्छी तरह से मालूम है कि भारत का कंसर्न क्या है इसमें खालिस्तान के बारे में, लेकिन आपको हम सभी को ये मालूम है कि कनाडा की सरकार जो है वो सिख कम्युनिटी की सपोर्ट के कारण सत्ता में है और काफी हद तक सिख कम्युनिटी के सपोर्ट और उनकी जो फाइनेंसेस हैं वो कैनेडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो इसके चलते काफी सारे मंत्रीगण जो उनके कैबिनेट में हैं वो भी सिख कम्युनिटी के हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी खालिस्तानियों के साथ सिंपैथीज रही हैं। उसको अलग करना कनाडा का एक इंटरनल मुद्दा है जिसको भारत बार बार उठाता रहा है। एक सिक्योरिटी की बात हम अलग से करें, लेकिन उसको अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भी लिंक कर दिया गया है, क्योंकि प्रेशर पड़ा है कनाडा के लीडरशिप के ऊपर कि ज्यादा इस बात को आगे तूल ना दिया जाए। और यही रीजन था कि कनाडा के जो ट्रूडो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ इसके ऊपर जरूर बातचीत करी होगी कि किस तरह के प्रेशर उनके ऊपर आ रहे हैं और इस बात को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। हालांकि यूके की बात करें या कनाडा की एफटीए की बात करें, दोनों ही काफी एडवांस स्टेज पर हैं। कुछ ही मुद्दे हैं जो अटके हुए हैं, इनको सॉल्व करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल जो मुद्दे साथ में आ जाते हैं, जरूरी है उनको पहले सॉल्व किया जाए। जी,
बिल्कुल। अगर हर्ष जी बात अफ्रीकन यूनियन की जाए, जाहिर तौर पर दिल्ली का जो G20 शिखर सम्मेलन रहा, उसमें अगर कोई एक बहुत बड़ी उपलब्धि अफ्रीकन यूनियंस की रही तो उनका शामिल होना रहा G20 में, और इसके लिए भारत की पहल को एक बड़ी कामयाबी के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खुद इसकी पहल कर रहे थे कि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया जाए। और इस मौके पर शिखर सम्मेलन के दौरान ही जो वार्ता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के साथ, उसमें भी खास तौर से दोनों देशों के बीच दोस्ती और कैसे बेहतर हो, कैसे रिश्ते मजबूत हों, कैसे निवेश और टेक्नोलॉजी की दिशा में काम हो सके, इस पे विचार विमर्श तो हुआ ही, लेकिन अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष ने खास तौर पर धन्यवाद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो भारत की बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री रही है कि उसने जो बात कई सालों से G20 में कही जा रही थी और कई सारे देश कहते थे इस बात को, लेकिन कोई उस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं था, कोई उस पर डिप्लोमेटिक कैपिटल इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। तो भारत ने न सिर्फ वो बात कही और करके दिखाया कि अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बना के दिखाया। तो ये मुझे लगता है अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है ही, लेकिन मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन के लिए भी एक बहुत बड़ा मोमेंट रहा है कि अफ्रीकन यूनियन को इस तरह से एक मेजर ग्लोबल पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करना और उसको एक सीट एट द हाई टेबल G20 में देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अफ्रीकन यूनियन का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, उसके अध्यक्ष ने, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष ने जिस तरह से भारत की प्रशंसा करी, उसमें ये बात बिल्कुल जाहिर थी कि अफ्रीकन यूनियन भारत को एक बड़े क्रेडिबल पार्टनर के तौर पर देख रहा है। और अभी जैसा किसी ने ऐसा भी जिक्र किया कि भारत तो चीन से आगे निकल गया, देखिए वो चीन और भारत के बीच में ग्लोबल साउथ को लेकर, अफ्रीका को लेकर कुछ इन्फ्लुएंस के लिए कंपटीशन तो बना ही रहेगा, लेकिन भारत ने जो किया है वो सब्सटैंटिव अचीवमेंट करके दिखाया है कि भारत सिर्फ बात ही नहीं करता समावेशी मल्टीलैटरलिज्म के बारे में, भारत उसको एक्शन में भी लाता है। तो जो और इस तरह से जो G20 का अगर आप इतिहास देखें तो आपको G20 जो पिछले कई सालों से हुए हैं उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, लेकिन ये जो G20 को भारत ने अफ्रीकन यूनियन को लाकर एक ऐतिहासिक बना दिया कि इस G20 को याद रखा जाएगा, और खासकर इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि ये G20 इस साल G21 बन गया, अफ्रीकन यूनियन इसमें आ गया। तो वो मुझे लगता है भारत की उपलब्धि रही, और भारत और अफ्रीका के संबंधों को इसके द्वारा प्रगाढ़ता आनी स्वाभाविक है। अनिल वाधवा जी, अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात की जाए तो निश्चित तौर पे बांग्लादेश के लिए G20 में आमंत्रित देश के रूप में भाग लेना एक उनके लिए भी एक अच्छी बात कही जाएगी, क्योंकि और ये पहल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर हुई है। जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उसमें तमाम मुद्दे भारत और बांग्लादेश के बीच जो हैं वो उठे, खासतौर से सीमा प्रबंधन की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, कनेक्टिविटी की बात की जाए, जल संसाधन, बिजली और ऊर्जा की बात की जाए। इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना जी के बीच वार्ता हुई है, बातचीत हुई है। ये मुद्दे क्यों जरूरी हैं दोनों देशों के बीच, और आगे इसमें कैसे प्रगति हो सकती है? जैसे कि आपने कहा, कई सारे मुद्दे जो थे जो बांग्लादेश और भारत के बीच बातचीत में उठे, और ये जरूरी था कि ये मुद्दे इस टाइम पे डिस्कस हों कि बांग्लादेश में भी भारत की तरह चुनाव होने जा रहे हैं, और वहां पर शेख हसीना के ऊपर काफी प्रेशर है ऑपोजिशन का कि वो रिजाइन करें और एक केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर एक ये चुनाव हो। लेकिन उनकी इस G20 में उपस्थिति जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग दर्जा देने का काम करेगी, और उनकी जो वार्ताएं हुई हैं स्पेशली प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, वो भी देश भर में देखी जाएंगी। तो कुछ आशंका थी कि प्रेसिडेंट बाइडेन और यूनाइटेड स्टेट्स ये नहीं चाहते थे कि अभी वहां पर केयरटेकर सरकार ना हो, ऐसा माहौल बने। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो कुछ हद तक मामला उससे हट गया है, और ये अंडरस्टैंडिंग बनी है कि शेख हसीना को ही वहां रहने दिया जाए जब तक इलेक्शन ना हो। अगर प्रेशर ना हो तो बांग्लादेश में तनातनी कम होगी। जहां तक भारत और बांग्लादेश के संबंध है, काफी अच्छे संबंध हुए हैं पिछले कुछ सालों में। कनेक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, और भारत को इससे बहुत ही राहत मिलेगी कि उसका जो नॉर्थ ईस्ट है
उसके लिए कुछ आउटलेट्स बने हैं बांग्लादेश में। जापान में ने इसमें बहुत सहायता करी है, निवेश करके बांग्लादेश के पोर्ट्स में, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होगी और उसकी जो वैल्यू ऐड होगी वो भारत में होगी। तो इस तरह से जो उसके एक्सपोर्ट्स होंगे बांग्लादेश के पोर्ट्स के थ्रू होंगे। तो इस तरह ग्रेटर बंगाल रीजन के ऊपर जो सहमति बनी है जापान, बांग्लादेश और भारत के बीच में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से शेख हसीना की ये जो विजिट थी G20 के लिए, इसमें कई सारे इश्यूज जो थे एक साथ उनको टैकल किया गया। जी, जाहिर सी बात है G20 शिखर सम्मेलन में तमाम उपलब्धियां रहीं। जो दिल्ली डिक्लेरेशन था वो भी एक अपने में ऐतिहासिक दस्तावेज वो बन गया। कई महत्वपूर्ण उसमें उल्लेख किया गया उन बातों का जो देश दुनिया के लिए खासी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुद्दा द्विपक्षीय वार्ताओं का है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग देशों के जो प्रमुख थे उनके साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ताएं कर जो कंसर्न भारत के हैं और अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं उन पर चर्चा की और समस्या थी उनका समाधान निकालने की पहल की। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।